आरक्षण केवल ना आर्थिक आधार पे देना चाहिए। भाई साहब इकोनॉमिकली उस पे सेक्शन होना चाहिए भाई, इकोनॉमिक आधार पे देना चाहिए। जिन लोगों का दावा है। तो भाई साहब इसको ना आप अच्छे से समझ लो। ये जो चून गैंग है पूरी दुनिया में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होता है। पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में आप देखेंगे जैसे जो अफर्मेटिव एक्शन होता है किसके लिए? उन समूहों के लिए जिनको सदियों से दबाया गया, मारा गया, पीछा गया। जैसे आप देखेंगे ब्लैक्स को। अब जातिगत भेदभाव समाप्त हो गया है। अब ये क्या दावा करेंगे जब ये चाल नहीं चल पाता है, फँस जाते हैं बुरी तरह से, तो दूसरा दावा ये करते हैं कि भाई साहब अब ना जातिगत भेदभाव कहाँ होता है कि आरक्षण दिया जा रहा है। तो अब एक्चुअल में खाली मुँह से गपोड़ी बात नहीं होती है। जो बात है भई वो डेटा बोलता है। डेटा क्या बोलता है? तो एनसीईआरटी का डेटा उठा लीजिए। समझ रहे हैं? ये देखिए क्या लिखते हैं। जिस देश में संविधान में अस्पृश्यता को अपराध घोषित करना पड़ा, अनुच्छेद 17 संविधान में अस्पृश्यता को क्या अपराध घोषित करना पड़ जाता है। एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून बनाना पड़ा। वहां ये कहना कि जाति समाप्त हो गई है अपने आप में ही धूर्तई का परिचय देना है। इनका जो सबसे पहला जो दावा होता है वो ये होता है कि भाई साहब आरक्षण से ना मेरिट खत्म हो जाती है। भाई साहब क्या हो जाएगा? मेरिट ही खत्म हो जाती है। नहीं? आरक्षण दे दिए, मेरिटधारियों का क्या होगा? हमारे नंबर इतने आते हैं उतने आते हैं। अभी ये प्रश्नों का हम जवाब देंगे। पहले ये देख लेंगे इनका जो दावा है सबसे बड़ा जो दावा ये खेलते रहते हैं हर जगह पे कि भाई साहब आरक्षण से ना मेरिट ही खत्म हो जाती है। तो देखिए ये जो तर्क देता है ना आपको कि आरक्षण से मेरिट, ये दरअसल सबसे बड़ा धूर्त गैंग है। ये सबसे बड़ा धूर्तबाज है ये। असल में देखें ये क्या पॉइंट मैंने दिया है, ये तर्क मेरिट को जन्मजात गुण बताता है। मतलब ये ऐसे दिखाते हैं कि मेरिट नहीं, इनकी बपौती है। मुंह से जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही मेरिट लेके ही पैदा हो गए हैं ये। समझ रहे हैं? एक्चुअल में मेरिट कैसे निर्धारित होती है तो उसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, विद्यार्थी ए या विद्यार्थी बी। समझ रहे हैं? अब एक विद्यार्थी जो है, जैसे देश आजाद हुआ, आप सबको भारत की सामाजिक स्थिति पता ही है, सबको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरिट डिसाइड करने के लिए मान लीजिए आपको 2 व्यक्ति को कल रेस में दौड़ाना है। 2 घोड़ा ही ले लीजिए, 2 घोड़ों को आपको रेस में दौड़ाना है। एक घोड़ा को भरपूर खूब खिलाइए, खूब चना खिलाए पड़े हैं, हर चीज़ उसकी जो रेस के लिए, दौड़ के लिए सब चीज़ प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल है। और एक घोड़ा बेचारा सूखा घास खाए पड़ा हुआ है, उसको फैसिलिटी नहीं है, ना प्रैक्टिस है, ना उस जहाँ पे दौड़ना है उस पे कभी प्रैक्टिस किया है, ना उसको कोई संधान, भूखा दौड़ पाएगा? दोनों को एक साथ खड़ा कर दीजिए और कहिए कि भाई साहब चल दौड़ ले, दौड़ पाएगा वो? नहीं दौड़ पाएगा। पर अगर वही जो दूसरा घोड़ा जिसको घास खा रहा था, अगर उसको भी वही फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, तो क्या वो नहीं दौड़ पाएगा? बिल्कुल दौड़ पाता, वो भी दौड़ पाता। क्या पता ये जीत भी जाता उससे आगे। तो यहाँ बात क्या आ रही है? फैसिलिटीज की, कि भाई जब आप 2 बच्चों को कहीं पे भी सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या देखना होता है कि जैसे विद्यार्थी ए है यहाँ पे, इसको महँगा निजी स्कूल मिल गया भाई साहब, नहीं? इसकी फी जा रही है 20-20 हज़ार, 25-25, 30-30 हज़ार फी जा रही है, नहीं? कई-कई लाख फी जा रही है इसकी। और वहीं पे दूसरी तरफ विद्यार्थी बी जो है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ पे स कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचरों का ठीक से पता नहीं है। आपको देखिए ना सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। फिर आप ये भी देख रहे हैं कि पढ़ाई की क्वालिटी क्या है सरकारी स्कूलों में, सबको पता है। तो दूसरी तरफ लाखों की कोचिंग, स्पेशल कोचिंग दी जा रही है, पूरी फैसिलिटी है, ट्यूशन है, हर तरह की सुविधा है। एक आप समझे कि उसको खाने-पीने हर चीज़ की सुविधा है, कोई काम-धाम भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। और दूसरी तरफ कामकाजी परिवार है। समझ रहे हैं ना? कामकाजी परिवार है, मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा रहा है। शिक्षित माता-पिता, एक तरफ शिक्षित माता-पिता है विद्यार्थी ए का और दूसरी तरफ आर्थिक तंगी है। एक तरफ विद्यार्थी ए में शांत अध्ययन कक्ष है, पूरा एक स्पेशल रूम मिल गया है, भाई साहब आराम से बैठ के पढ़ रहा है। और दूसरी तरफ क्या है? भेदभाव का अनुभव कर रहा है। दूसरी तरफ क्या है भाई साहब, उसको शांति तो छोड़ दीजिए, एक ही रूम में गुजर-बसर हो रहा है, फैसिलिटी तक नहीं है। शोर-शराबा, हुड़दंग-गुलगुल जहाँ पे रहता है उस जगह का लोकेशन भी उतना सही नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखें कि पूरा शांत अध्ययन, सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। अच्छा पोषण मिल रहा है, खुराक अच्छी मिल रही है। हुँ? अच्छा खुराक मिलेगा आपको, सारे विटामिन्स मिलेंगे, तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे। हम लोग जब पढ़ते थे नींद आ रही है, हमें पता ही नहीं है कि भाई विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी12 की कमी है, नींद आ रही है, ये हो रहा है। 7 घंटे सोने के बाद से भी फिर नींद आ रही है, ये नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आता था हम लोगों को। हम लोग कहते यार क्या गड़बड़ी है यार, हमें ही क्यों नींद आती है?
पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ कमी है। और दूसरी तरफ पूरी जाँच व्यवस्था है, फैसिलिटीज़ है और एक तरफ क्या है उसके पास संसाधनों की कमी है। लड़का स्ट्रगल कर रहा है पढ़ाई से। हुँ, इंटरनेट व संसाधन एक तरफ है, दूसरी तरफ उसको रिचार्ज के लिए मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल भी नहीं है पढ़ने के लिए और रिचार्ज तो अलग ही हो गया गेम कि रिचार्ज कहाँ से होगा। सामाजिक नेटवर्क है पूरा का पूरा और दूसरी तरफ बच्चे का कहीं भी कोई सामाजिक नेटवर्क नहीं है। तो इतनी सारी दुविधा के बाद से ये विद्यार्थी ये सारी फैसिलिटी लेके अगर 90 अंक लेके आता है और बिना किसी फैसिलिटी के, बिना किसी चीज़ के अगर 80 अंक लेके आता है, ये दूसरा विद्यार्थी भी या 70 भी लेके आता है, तो कोई ये कह दे कि ये सेकंड जो विद्यार्थी भी इसमें टैलेंट की कमी है, नहीं भाई साहब, टैलेंट की कमी नहीं है। इसको भी अगर इतनी फैसिलिटी मिले तो ये 90 का ही 95 ठोक देगा भाई साहब ये। ये तो इतनी कम फैसिलिटी पर इतनी सारी चीज़ों मुश्किलें हल करने के बाद से जो 80 और 70 मार्क्स भी स्कोर कर दे रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको ये कह देना कि अरे ये 70 नंबर वाला कहाँ 90 नंबर वाला है, ये दोनों बराबर हैं, कितना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। तो ये याद रखिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। आरक्षण से मेरिट खत्म हो जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा फेक न्यूज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा गोबड़ैला है। मेरिट इज माई फुट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा इन लोगों का दावा। अब जातिगत भेदभाव समाप्त हो गया है। अब ये क्या दावा करेंगे जब ये चाल नहीं चल पाता है, फंस जाते हैं बुरी तरह से, तो दूसरा दावा ये करते हैं कि भाई साहब अब ना जातिगत भेदभाव कहाँ होता है कि आरक्षण दिया जा रहा है। तो अब एक्चुअल में खाली मुंह से गपोड़ी बात नहीं होती है, जो बात है भाई वो डेटा बोलता है। डेटा क्या बोलता है, तो एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, समझ रहे हैं। ये देखिए क्या लिखते हैं, जिस देश में संविधान में अस्पृश्यता को अपराध घोषित करना पड़ा, अनुच्छेद 17 संविधान में अस्पृश्यता को क्या अपराध घोषित करना पड़ जाता है, एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून बनाना पड़ा, वहां ये कहना कि जाति समाप्त हो गई है अपने आप में ही धूर्तही का परिचय देना है। एनसीआरबी के डेटा है 2023 का आंकड़ा जो है उसको उठा के आप देख लीजिए। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 57,789 मामले, अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध 12,960 मामले। ये तो दर्ज किए हुए मामले हैं। आपको पता होगा कि एससी एसटी ओबीसी बहुत सारे चक्र काटते रह जाते हैं थाने के, उनकी रिपोर्टें दर्ज नहीं होती है, नहीं होती हैं। एक प्रेशर भी है कि यार कम ही इन लोगों का इस तरह की चीज़ें दर्ज, या वहाँ का पर्सनल उन लोगों की अपनी हैबिट होगी कि यार कम दर्ज करो, ज़्यादा मामला आएगा तो भेदभाव और समाज में दिखेगा। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे ऐसे भेदभाव हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे सह जाते हैं। एक एक लड़की रील्स बनाती है, वो वीडियो डाल रही है कल परसों में कि मेरे पति को उठा ले गए, सब बहुत मारे पीटे, हम मुझसे कह रहे हैं कि तुमको संबंध बनाना पड़ेगा। हम बोले कि ना, और इसके लिए हमारे पति को मार रहे हैं सब, पीट रहे हैं सब। और फिर हमारे पति के मोबाइल में किसको-किसको गाली दिलवा के ज़बरदस्ती अपलोड कर रहे हैं। ये रील्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, बताइए। बहुजन समाज के बच्चे-बच्चियों के साथ बताइए, पत्नियाँ सुरक्षित नहीं, उसके पति को उठा ले जा रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं कि तुम्हारी बीवी को ये होगा, वो ये वीडियो बना-बना के बहुजन समाज के बच्चे दे रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे आप कहते हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं है। ये कहिए कि इंटरनेट की दुनिया आ गई है कि जो भी भेदभाव हो रहा है तुरंत वीडियो बना के, और जो भी लोग हैं इतना जागरूक हो गए हैं कि वीडियो डाल पा रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आ जा रही है। एक बार इंटरनेट में आ गया तो कहीं न कहीं तो पहुँच ही जा रहा है। कम से कम उन जगहों पे पहुँच जा रहा है जो लोग इस पे काम कर रहे हैं। जो लोग भी शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो क्यों शेयर कर रहे हैं? वो इसीलिए जान रहे हैं कि हाँ, ये लोग इन चीज़ों पर देखते हैं, ये लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं, इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं। और ये बता रहे हैं कि जातिगत भेदभाव, कौन कहता है जातिगत भेदभाव? आप पूरा कैमरा और मोबाइल सिस्टम सारा उठा के लेके जाइए, सारे के सारे। जितना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बनिया, जितना जो बैठा हुआ है जनरल वर्ग, ये कहेगा आप कहाँ जातिवाद है? अबे तुम बताओ कि जातिवाद कहाँ है? तुम्हारे साथ जातिवाद होता है? कौन करता है तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ जब पहले भी जातिवाद नहीं हुआ तो कौन करता है तुम्हारे साथ? तुम्हारे लिए जातिवाद नहीं है। जातिवाद हो रहा है बहुजनों के साथ, बहुजनों के साथ। अब ये डेटा उठाऊँगा ना मैं, कौन-कौन से मंत्री बन गए, संतरी बन गए, क्या बन गया, उनके साथ क्या-क्या हुआ, वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। पर ये हकीकत है, जो भी ये बात कहता है कि जातिवाद समाप्त हो गया है, वो आप पहले उसकी जाति ध्यान से पता लगा लीजिए। ये वो चुन गैंग के लोग हैं जो खुद ही प्रचार करते हैं। अबे उन लोगों के साथ तुम्हारे साथ जातिवाद कब होता है बे? कि तुम बताओगे कि जातिवाद खत्म हो गया है? असल में वही लोग जातिवाद करते हैं, उनकी 2 मिनट, 5 मिनट आप किसी इन लोगों से बात कर लीजिए, तुरंत इनका जातिवाद, जातीय अहंकार सामने आ जाएगा।
समझ रहे हैं? तो ये पूरा यहाँ डेटा ही डेटा है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा इन लोगों का जो सबसे बड़ा दावा होता है, आरक्षण केवल ना आर्थिक आधार पे देना चाहिए। भाई साहब इकोनॉमिकली अ, उस पर सेक्शन होना चाहिए भाई, इकोनॉमिक आधार पे देना चाहिए। ये इन लोगों का दावा है। तो भाई साहब इसको ना आप अच्छे से समझ लो। ये जो चून गैंग है, पूरी दुनिया में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होता है, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में आप देखेंगे जैसे जो अफ़र्मेटिव एक्शन होता है किसके लिए? उन समूहों के लिए जिनको सदियों से दबाया गया, मारा गया, पीछा गया। जैसे आप देखेंगे ब्लैक्स को, उनको उन समूहों को या और भी बहुत सारे समूह अफ़र्मेटिव एक्शन दिया जाता है उनको आगे लाने के लिए। गरीबी के आधार पर पूरे दुनिया में कहीं भारत में चून गैंग ने एक नया नौटंकी खड़ा कर दिया भाई आर्थिक आधार पे। अबे धुर तो शर्म नहीं आता? ये इतने बेशर्म लोग हैं, आप डेटा उठा के देखिए ईडब्ल्यूएस का कितना बड़ा फर्जीवाड़ा। हुँ, जो 3-3 लाख रुपए कोचिंग कर रहे हैं, महँगी-महँगी कोचिंग, जिनके घरों में जो आईआईटी से पढ़े हैं, एनआईटी से पढ़े हैं, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, जिनके खर्चे ही आप देखेंगे तो सालाना खर्च बताइए जो 3 लाख रुपए दे के कोचिंग कर रहा है, 3 लाख रुपया सिर्फ़ कोचिंग का फ़ी है, खाने-पीने का ढाई 3 लाख दे रहा है, जो 5-6 लाख जो है फ़ी हर साल दे रहा है और वो ईडब्ल्यूएस कोटा उठा रहा है, जिसके घर में 3-4 और बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके माँ-बाप हैं, उनके खर्चे हैं घर से अलग रह के पढ़ रहा है। इतनी फर्जीवाड़ा इन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पे काटा है भाई साहब। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आरक्षण ये जो गरीबी ये दिखाते हैं आर्थिक गरीबी और जो जाति के आधार पे बोलते हैं ना जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, उसकी हकीकत जान लीजिए। पूरे जो भी जेन जी हैं, आप सब भी इस बात को ध्यान में देखिए। आर्थिक गरीबी क्या है? कोई व्यक्ति गरीब है, चलो जनरल वर्ग है, वो भी गरीब हो सकता है, इसमें उसका दोष नहीं है। उसके माँ-बाप हो सकता है कि पियक्कड़ हों, हो सकता है उसके माँ-बाप ने पहले जाति भेद में खूब कमाया हो, फिर सब लुटा दिया हो, लौंडियाबाज निकल गए हों, इधर-उधर कर-कुर के अपना सारा पैसा लुटा दिए हों। ठीक है, गरीब बन गया, बच्चे का तो दोष नहीं है ना भाई, बच्चे को तो हक मिलना चाहिए, यही आप सोचते हैं ना? कोई भी बच्चा यही सोचेगा, जनरल बच्चा होगा यही सोचेगा यार हम तो गरीब हैं, हमारा क्या दोष है? ठीक है, अब ध्यान से समझो इस बात को। तो जो गरीब व्यक्ति है जनरल वर्ग में, उसका कम आय हो सकता है, ठीक है? अच्छी शिक्षा का अभाव भी हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी हो सकती है, रहन-सहन में कठिनाई हो सकती है, ठीक है? ये प्रॉब्लम आती है, किसमें? जनरल वर्ग में हो सकती है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, इसका निवारण क्या है? इसका निवारण जैसे इसके बच्चे को शिक्षा का अभाव है, तो भाई साहब आप एजुकेशन सबके लिए फ्री क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? आप एजुकेशन सबके लिए फ्री कर दो। सबके लिए करो ना फ्री, क्यों नहीं कर रहे हो? कर दोगे तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अपना पढ़ाई-लिखाई करेगा, अपनी सारी चीज़ें जुड़ेगा, देखेगा। तो ये इसके लिए आरक्षण ले रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अब दूसरी तरफ देखो, एक्चुअल में आरक्षण क्यों ज़रूरी है? तो जातिगत बहिष्कार, जाति के आधार पर क्यों? तो इसमें जातिगत जो भेदभाव है, उसमें दोनों चीज़ आ जाती है। एक तो जैसे यहाँ कम आय था, तो उनका हो सकता है कम आय हो या आय ही ना हो। लेकिन उसके साथ-साथ उनको सामाजिक अपमान और हीन भावना भी सहनी पड़ती है। समझ रहे हैं ना? ये नहीं है कि कम आय है, अपने बच्चे को किसी तरह जोड़-तोड़ के कर्जा ले-दे के पढ़ा दिए। तो भाई एक जो जातिगत बहिष्कार जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, उनको उनका क्या है ना कि उनको आप कहीं से आपको तो पहले तो कर्जा भी कहीं से नहीं मिलेगा, आपके तो कहीं जुगाड़ भी नहीं होंगे, इनके तो सामाजिक भी नेटवर्क होते हैं। इनका सामाजिक भी नेटवर्क नहीं हुआ, जुगाड़ भी नहीं हुआ और हो गया तो इनको हर जगह से बहिष्कार मिलेगा, हर जगह जातीय अपमान झेलनी पड़ेगी, हीन भावना होगा, नौकरियाँ नहीं लगेगी। नौकरी में एक गरीब सुदामा होगा तो उसके फिर भी नेटवर्क अच्छा तुम ब्राह्मण हो, अच्छा तुम्हारा ये सरनेम है, चलो तुमको दे देते हैं, चलो कोई नहीं अपने जाति का है। ये काम करते हैं, लेकिन बहुजन समाज में नहीं करेंगे ये, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसलिए ये जो आर्थिक गरीबी जो ये बात कहते हैं ना बार-बार आर्थिक का सॉल्यूशन क्या है कि उसको आप फ्री एजुकेशन दे दो ना, गरीब है, गरीब का बच्चा है भाई, वो भी पढ़ लेगा, फ्री में पढ़ लेगा, पढ़ लिख के अपना करेगा। उसको नेटवर्किंग की, सामाजिक इस तरह की झेलना नहीं है ना। लेकिन जो जातिगत बहिष्कार है, उसमें देखिए क्या होता है कि जातिगत झेलने वाला व्यक्ति पैसे के साथ-साथ
कई अदृश्य अदृश्य मतलब जो डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा, विशेषकर जो जनरल वर्ग हैं उनको कभी डायरेक्टली नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जब कहीं पे जाते हैं जाके कहते हैं अरे हम तो ई जाति के हैं, तो देखते हैं कि अच्छा बगल वाले अगल बगल हाँ ठीक है बैठिए ये कीजिए वो कीजिए, सम्मान मिल जाता है। वो कभी इसको फेस ही कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति को जाति के कारण तिरस्कार किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें हैं जो दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, जो एससी एसटी को झेलना पड़ता है, ओबीसी को भी झेलना पड़ता है, गहरे पीढ़ीगत भेदभाव झेलता है, विवाह में बहिष्कार झेलता है, सामाजिक अलगाव देखता है वो, आवास में जहां रहता है वहां पे भेदभाव, किराया लेने जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, किराया जाति जानने के बाद से उसको खाली करवा दिया जाता है, जाति पूछकर चयन कई जगह पे होता है। इवन बताएं सिलिकॉन वैली की हकीकत एक लड़की वहां की बता रही है कि जॉब में भाई साहब ये जाति जानने के लिए पता है क्या करते हैं लड़कियों से, जाति जानने के लिए पूछते हैं कि तुम वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो। जब ये पता चलेगा नॉन वेजिटेरियन है चाहे वेजिटेरियन है, अब उसमें भी आगे पता करेंगे अच्छा तुम किस शहर से हो, किस स्टेट से, शहर से जाने के बाद अब गांव भी पूछेंगे, क्योंकि ये गांव भी गूगल, आपको पता है ये गूगल कितना फास्ट हो चुका है, लोकेशन से पता लगा लेते हैं ये सर्च करके कि अच्छा इस गांव का है तो इस गांव में कौन सी जाति के लोग रहते हैं। समझना इतना गहराई से वो बताती है लड़की कि भाई साहब ये जब जॉब जहाँ पे लड़का एक कर रहा था तो उसको ना प्रमोशन ही नहीं मिल रहा था, जैसे उसने जॉब छोड़ दी, और वहां पे क्यों प्रमोशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसकी जाति वहां के जो इंडियंस काम कर रहे थे ऊपर से बॉस वो सब जान गए थे, तो उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने जॉब शिफ्ट की और जहां पे इंडियंस नहीं थे उसको तुरंत 4 महीने में प्रमोशन मिल जाती है उस लड़के को। सोचिए, तो बहुजन समाज के बच्चों के साथ विदेशों में भी जो भारत से जातिवादी गैंग गया हुआ है, जो उनसे ऊपर बैठा हुआ है, ये प्रमोशन तक रोक रखा हुआ है। आप बात करते हैं इस चीज की आर्थिक और ये आधार पे, बताइए जो बच्चे सक्षम हैं उनमें भी जाके वो भेदभाव कर रहा है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, नेटवर्क सिफारिश अवसरों से वंचित हो जाते हैं, जाति पूछकर चयन, नौकरी दाखिले में भेदभाव, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, प्रतिनिधित्व की कमी। सारी सीटों पे आप देख लीजिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें कितने एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हैं देख लीजिए ना। जब नहीं है तो उनको प्रतिनिधित्व नहीं है ना, उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा आपको वहां पे। तो इस वो कैसे आएगा, वो तब आएगा जब आप उनकी जाति को रखोगे। तो ये सारे लोगों को जानना जरूरी है कि आर्थिक गरीबी कोई आरक्षण का वो उपाय नहीं है, बल्कि आर्थिक अगर कोई गरीब है तो उसके लिए 5 किलो राशन काहे दिया जा रहा है। अरे भाई उसके घर खाने पीने को नहीं है तो 5 किलो राशन मिल ही रहा है, आप जाओ ले लो और बच्चों का फ्री एजुकेशन कर दो। क्यों नहीं सरकार फ्री एजुकेशन कर रही है, क्या दिक्कत है उसको? इतने पैसे हैं उसके पास, गन्ना पेट्रोल में गन्ना मिलाने के लिए अन्न और पता नहीं क्या क्या जूस जूस के उसको गन्ना मिला रहे, गन्ना का जूस मिला रही है पेट्रोल में, उसके पास इतने सारे अधिक संसाधन हो गए हैं, और प्रचार करने के लिए, रोड पर बैनर लगाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, विपक्ष को बदनाम करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, दिन रात एड में इतने पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको फ्री एजुकेशन करने के लिए पैसे नहीं है। तो ये समस्या आप देख लीजिए कि जो आरक्षण है ये आर्थिक आधार पर पूरी तरह से डिबंक हो जाता है। यहाँ पे सारी चीजें आप मैंने लिस्ट कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला दावा देखते हैं, क्योंकि समय मैं चाहता हूं कि सारे कवर हो जाए तो जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए इनका अगला दावा क्या होता है, आरक्षण केवल ना 10 वर्षों के लिए था। आप बताइए, इतना भारत में अनपढ़ हैं सब, इतना अनपढ़ हैं, इतना गंवार हैं, बैल बुद्धि हैं, ये सब कहते हैं मेरिटधारी हैं। अबे कौन गधावा कहता है? जैसे देखिएगा ना, अगर सोशल मीडिया में जो कोई भी आपको ये कहता मिले आरक्षण केवल 10 वर्ष हो, समझिएगा कि उसके माथे पर कैपिटल सी है, एकदम पक्का गोबर है, गोमूत्र खा के आया हुआ है, कभी स्कूल नहीं गया होगा, ऐसे ऐसे गधेड़े भरे पड़े हुए हैं। भाई साहब, आरक्षण जो है कई तरह के आरक्षण होते हैं। ये राजनीतिक आरक्षण है, संसद और विधानसभा, जिससे बहुत सारे बहुजन लोग ही खुद कहते हैं हटा दे भाई इसको, इसी के कारण से हमारा समाज और बर्बाद हुए पड़ा हुआ है। बहुजन समाज खुद चाहता है कि ये राजनीतिक आरक्षण को हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके कारण से ही और प्रॉब्लम बढ़ी पड़ी हुई है। ये सारे के सारे इस पर लोग जा रहे हैं, और जाके क्या कर रहे हैं, तो अपने समाज का काम न करके किसी और का ही काम कर रहे हैं। तो लोग तो इसको ही हटाना चाहते हैं, बहुजन समाज के लोग राजी नहीं है। तो ये अनुच्छेद 334 एससी एसटी सीटों का राजनीतिक आरक्षण प्रारंभिक रूप से 10 वर्षों के लिए था। सरकारें खुद बढ़ाते जाती हैं,
खुद सरकारें ही बढ़ा-बढ़ा के हर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बढ़ाए जा रही हैं, ये बढ़ाइए, ये हर 10 साल पे समीक्षा होने की बात लिखी है। आरक्षण ये नहीं है जो ये लोग खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों को तो इस आरक्षण से बहुत फ़ायदा है ब्राह्मणवादियों को। असल में वो जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो है नौकरी और शैक्षिक आरक्षण, ये 10 साल के लिए नहीं है। नौकरी आरक्षण में ये देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद क्या है, बदला है कि नहीं बदला है, ये चेक कर लीजिएगा, 64 लिख रहा है। कोई 10 वर्ष की समाप्ति सीमा नहीं है इसमें, कोई 10 वर्ष की समाप्ति सीमा नहीं है। शिक्षा में आरक्षण, इसमें अनुच्छेद 15(4) और 15(5) कोई 10 वर्ष की समाप्ति सीमा नहीं है ही नहीं। तो ये जो आरक्षण है बहुजनों का एक्चुअल में वो क्या चीज़ है, तो सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट है, अब यहाँ पे एक और सेक्शन जोड़ देना चाहिए जो प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण आना चाहिए। समझे ना? ये चीज़। तो ये जो भी बेवकूफ़ आपको कहे ना आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए है, वो समझिए कि माथे पे कैपिटल सी लिखवा के आया हुआ है, कहीं पढ़ाई-लिखाई नहीं किया हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला इन लोगों का दावा क्या है? ये दावा करते हैं कि आरक्षण से ना जातिवाद बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कि ऐसा भी प्रचार करेंगे कि भाई साहब ये जो जाति सर्टिफिकेट होता है ना, इसी से आरक्षण वो हो जाता है, जातिवाद फैल जाता है। आरक्षण से जातिवाद फैल जाता है। ये जो बना रहे हैं सब जातिवादी हैं, जातिवाद फैला देते हैं। अब आप बताइए, ये धूर्तों को रत्ती भर भी नहीं पता है इनको हकीकत। आप खुद देखिए इसकी क्या हकीकत है। जातिवाद आरक्षण से नहीं, जातिवादी सोच से बढ़ता है। समझे ना? इनकी सोच नहीं, सोच होती है ना, सोच होता है, दिमाग में सोच रखते हैं। भाई कोई व्यक्ति कि किसी की कोई जाति है, अपनी जाति कहीं पे लिख भी दिया, उससे जातिवाद फैला? नहीं। जातिवाद तब फैलेगा जब तुम अपनी जाति कहीं पे तुम अ, थोपोगे, धौंस जमाओगे। जैसे गाड़ी पर लिख के घूमते हैं सब, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हुँ, और हिंदू, कट्टर हिंदू, पता नहीं क्या-क्या लिख के भेजते हैं सब। किसको धौंस दिखा रहे हो भाई? भारत में ही रह रहे हो। हुँ? भारत में रह रहे हो, तुमको ज़्यादा चुल है, भारतीय लिखवा लो। वैसे अब बैन किया जा चुका है, कई स्टेट में बैन किया, ये फालतू चीज़ें लिखना बंद करो। धौंस घुमा के घूम रहे हैं, ये इनकी जातिवादी सोच है। तो आरक्षण से जातिवाद नहीं फैलता। हुँ? अ, आरक्षण जो है वो जाति के अब देखिए यहाँ पे, अगर जाति खत्म करनी है, तो पहले आप जाति खत्म कर दो। आप खत्म कर दो ना। मूल मुद्दा क्या है कि आरक्षण क्यों है? तो आरक्षण जातीय के लिए लाया गया ना, तुमने जात बना दी, जातियों को तुमने नीचा कहा, तुमने उनको शोषण किया, तुमने पढ़ने नहीं दिया, तुमने लिखने नहीं दिया, तुमने उनको रोज़गार नहीं दिया, तुमने उनके बहू-बेटियों को इज़्ज़त नहीं दी, तुमने उनको इज़्ज़त नहीं दी, तुमने उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तुमने हमेशा धुतकारा, फटकारा यही तो काम किया तुमने। इसलिए आरक्षण लाया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया कि नहीं भाई जो तुमने नहीं दिया है, तो सरकार गवर्नमेंट संविधान उसको देगा, संविधान देगा सरकार को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए लाया गया ना। तो असल प्रॉब्लम क्या है? जाति। तो तू जाति अपने तेरे दिमाग में जो घुसा हुआ है जाति, उसको तू खत्म करना। तू जाति खत्म कर देगा, तो जब जाति ही खत्म हो जाएगी, तो धीरे-धीरे आरक्षण की बात भी स्वतः खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो मिलने लगेगा ना बहुजनों को। और इसके लिए एक समय लगेगा। पहले तू जाति खत्म कर दे, और जाति खत्म करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आज तू कह देगा हम जाति खत्म कर दे, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आज से तू शुरुआत करेगा तो हो सकता है अगले 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में तू जातिवाद पूरी तरह खत्म कर ले। तो प्रयास शुरू कर दे ना। हैं, काहे इतना देर कर रहा है? तू जितना देर करेगा आरक्षण चलते रहेगा भाई साहब। ये भूल जा तू। तू लेट हो रहा है। तू तू हमेशा लेट होगा। तू जितना लेट करेगा ना जाति खत्म करने में, उतना ही ये आरक्षण चलते रहेगा बेटा। जल्दी से जाति आज से ही हर जितना चून गैंग है सबको एकदम इमीडिएट एक्शन लेके आज से ही जातिवाद खत्म कर देना चाहिए। आज से तू खत्म करेगा तो हो सकता है अगला 100, 150, 200 साल में तुझे रिजल्ट कुछ दिखने लग जाए। समझ रहा ना? तो ये यहाँ पे ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। असल में इनकी मानसिकता में जातिवाद है। देखिए क्या करते हैं ये? कहते हैं आरक्षण से जातिवाद, खुद क्या करते हैं? जाति देख के विवाह करते हैं। ये जाति आधारित सामाजिक संगठन बनाते हैं, ब्राह्मण सभा, बनिया सभा, क्षत्रिय सभा, हैं, भूमिहार सभा, सब आपस में बना रहते हैं। ये देखिए पुश्तैनी सामाजिक नेटवर्क, पक्षपात समाप्त कीजिए। ये पुश्तैनिक सामाजिक नेटवर्क है इनका, वो अपना जाति का है, वो अपना जाति का है, ये नेटवर्किंग, अरे अपना जात भाई, सब ये पूरे नेटवर्किंग लगा रखा है जातियों का रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हुए हैं ये सारे के सारे। जातिगत गाली, ये दिन जातिगत गाली देते रहते हैं घरों में,
अपने बच्चों को गाली देना होगा ना, तो किसी जाति का नाम लेके गाली देंगे उसको, दिखा के। ये जातिगत गालियाँ देते हैं। फिर ये केवल पीड़ित समुदाय की संवैधानिक सुरक्षा हटाने से जाति समाप्त नहीं होती, ध्यान रखिएगा। आप पीड़ित समुदाय जो है, उसकी संवैधानिक जो सुरक्षा है, आप कह दो कि भाई साहब तू जाति सर्टिफ़िकेट बनवाना बंद कर दे, तो खत्म हो जाएगा। उसका कुछ रत्ती भर लेना-देना नहीं है, क्योंकि जो पीड़ित है, वो कास्ट सर्टिफ़िकेट बनवाया, चाहे जाति सर्ट कुछ भी बनवा रहा है, वो जातिवाद करने नहीं जा रहा है। लेकिन ब्राह्मणवादियों के दिमाग में ही जातिवाद है और वो जातिवाद कर रहे हैं। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आरक्षण से जातिवाद नहीं बढ़ता, बल्कि उनकी प्रतिभागिता दी जाती है, चिन्हित किया जाता है कि कौन लोग इस पीड़ित हैं, और पीड़ित जाति के ही आधार पर देखा जाएगा। पता तभी तो चलेगा ना। तो इसलिए कास्ट सर्टिफ़िकेट बनाया जाता है। अच्छा, अगला ये क्या कहते हैं, आरक्षण ना उल्टा भेदभाव है। समझ रहे हैं? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऐसा कहते हैं। हकीकत में इसको आप देखें, ध्यान से अगर देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा ना बेवकूफ़ लोग हैं, कतई धूर्त लोग हैं। हुँ? इनको इक्वालिटी का सही मतलब नहीं समझ में आता है। देखिए, इक्वालिटी का सही अर्थ क्या होता है? समानता का मतलब ये नहीं है कि सबको आप एक समान एक जगह पे दे दिए, ऐसे नहीं होता है। आपको मान लीजिए एक यहाँ पे राइट साइड में उदाहरण देखिए। कोई व्यक्ति जो अ, सही है, बिल्कुल वो सीढ़ी पर चढ़ के आराम से एंटर कर सकता है। पर क्या होगा कि किसी के आपने घुटने पर पहले से ही डंडे मार रखे हैं, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है अभी। इलाज होगा, ठीक होगा, खड़ा होगा, चाहे बाल-बच्चे उसके खड़े होंगे, वो अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो उसको जाने के लिए आप कहेगा कि नहीं भाई साहब यही सीढ़ी पर चढ़ के जाना होगा, ऐसे नहीं होता। आपको उसके लिए इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन बनाना पड़ेगा जिससे वो जाए। सारे हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशंस पे बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? स्ट्रेचर वगैरह ले जाने के लिए, या जिन लोगों को दूसरा कोई ऐसे लेके जाएगा ऊपर चढ़ाने के लिए। क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए तो बनाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए जिनके लिए आपने दरवाज़ा बंद कर रखा था, जिनके आपने सामाजिक रूप से पढ़ना-लिखना हर चीज़ छुड़वा दिया था, धार्मिक रूप से आपने कानून बना दिया था। ऐसा करने पर आप उनके जीभ काट लेते थे, शीशा पिघला देते थे, जिस कारण से वो लगातार अशिक्षित रह गए, हमेशा से पीछे रहे। तो इसके लिए उनको उनके माध्यम से, उनकी तरह से उनको रास्ता देना पड़ेगा। आपको वो रास्ते खोलने पड़ेंगे जिससे कारण से वो आगे बढ़ सकें। तो ये कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि उनको सहूलियत है। ये उसी तरह से है जैसे आप घर में 2 भाई हैं, आप ठीक-ठाक हैं, तुरंत चल रहे हैं, आपका भाई बीमार हो गया, हुँ? या आपके भाई को आपने ही मार दिया, किसी ने मार दिया, बेड पे पड़ा हुआ है, ठीक से उठ नहीं पा रहा है, तो उसको आप सहारा दे के ले जाओगे ना कहीं पे, कि हाँ, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो ये वही चीज़ है, भारत में एससी, एसटी, ओबीसी को जिस तरह से सामाजिक, शैक्षणिक और हर तरह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक हर तरह से जिस तरह से पीछे रखा गया है, तो ये उसकी सहूलियत देता है, भेदभाव नहीं है।